गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पंजाब रिकरेंट फ्लड क्राइसिस। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पंजाब में वन ऑफ द वर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो हिट कर रही हैं। लगभग सभी 23 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको फ्लड हिट डिक्लेयर कर दिया गया है। गुरदासपुर जो है वो वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट है। तो पंजाब जो है वहाँ पर 3 पेरेनियल रिवर्स जो हैं वो फ्लो होती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद सम सर्टेन सीजनल रिवर्स लाइक घग्गर। तो ये रिवर्स जो है वो फर्टाइल एल्यूवियम जो है डिपॉजिट करती है पंजाब में। इसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर रीजन्स ग्लोबली है। पंजाब लगभग 20% ऑफ इंडिया की वीट और 12% ऑफ राइस कंट्रीब्यूट करता है। ये लेकिन जो सेम रिवर्स हैं ये डिवास्टेशन भी लेकर आती हैं ड्यूरिंग मानसून। रेनफॉल जो पंजाब में है और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, वहाँ उसकी वजह से जो रिवर्स हैं वो स्वेल हो जाती हैं। जो अर्दन एम्बैंकमेंट्स होती हैं वो प्रोटेक्शन तो देती हैं लेकिन वो हैवी इनफ्लो से ओवरवेलम हो जाती हैं। पंजाब ने मेजर फ्लड्स रिपीटेडली देखी हैं। ब्यास जो है वो इस बार अगस्त में ओवरफ्लो हुई है। रावी भी डेंजरसली स्वेल हो गई थी। उसके अलावा इंसेसेंट रेनफॉल भी हुई पंजाब में, जिसकी वजह से क्राइसिस हिट हुआ। अब पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है कि इस बार 45% एक्सेस रेनफॉल हुई है, फार अबव सीजनल नॉर्म्स। अगर हम रोल ऑफ डैम्स देखें पंजाब के फ्लड्स में, तो भाखड़ा डैम, पौंग डैम और थेन डैम सबसे इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा डैम जो सतलज पर है, पौंग डैम जो ब्यास पर है और जो कि रन किया जाता है बीबीएमबी द्वारा। थेन या फिर रंजीत सागर डैम जो है रावी पर है, जो कि पंजाब खुद उसको पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो है मैनेज करता है। तो जब हैवी रेनफॉल होती है, बियॉन्ड सेफ लेवल जो है वो रिजर्वायर्स भर जाते हैं, तो डैम ऑपरेटर्स को कुछ पानी निकालना पड़ता है ओवर टॉपिंग अवॉइड करने के लिए, जो कि डिजास्ट्रस हो सकती है। तो बीबीएमबी फॉलो करता है रूल कर्व, जिसमें कि कितना पानी वो स्टोर करेंगे, कितना रिलीज़ करेंगे बेस्ड ऑन वेदर फॉरकास्ट। लेकिन जब एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होती हैं तो उसमें सडन रिलीज़ भी करना पड़ता है। इस बार इनफ्लोज जो है वो पौंग डैम में लगभग 20% हायर थे टू 2023। तो इसकी वजह से अनप्रेसिडेंटेड सर्ज हुआ। भाखड़ा डैम में भी बहुत ज़्यादा इनफ्लोज थे। ठीक है। अब पंजाब का ये कहना है कि बीबीएमबी जो है वो सिर्फ इरीगेशन और पावर जनरेशन को ही प्रायोरिटाइज करता है, फ्लड मैनेजमेंट नहीं करता है। तो सडन वाटर रिलीजेस जब हो जाते हैं तो उससे जो है डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग हो जाती है। तो कोर ये पंजाब की प्रॉब्लम ये है कि बीबीएमबी जो है वो सेंट्रल कंट्रोल बॉडी है, जिसका मेन मैंडेट ही सिर्फ इरीगेशन और पावर है, फ्लड मैनेजमेंट नहीं। तो पंजाब कहता है कि बोर्ड के डिसीजन में उनकी जो है वो कुछ सही ही नहीं होती है। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुअर डैम मैनेजमेंट रहती है, वार्निंग्स डिलेड रहती हैं, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से पंजाब की फ्लड्स जो हैं वो इस बार काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही हैं। जो 2 माधोपुर बराज थे, गेट्स थे, जो सडन रिलीज़ जब वाटर हुआ थेन डैम से, तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए पंजाब में। लेकिन ये दिखा रहा है कि पंजाब का खुद का इरीगेशन डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है। इन्वायरमेंटलिस्ट का ये भी कहना है कि जो रेजरवायर्स हैं जो बहुत ऊपर तक भरे हुए थे और उनको फिर एकदम से एब्रप्टली जो है वो एम्प्टी करना पड़ा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पंजाब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलीगल माइनिंग की, जिसकी वजह से जो है ये क्राइसिस और ज़्यादा एग्जैसरबेट हो जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंडिया यूरोप एनर्जी डायनामिक्स। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन प्लान कर रहा है कि बैन करेगा वो इंपोर्ट ऑफ फ्यूल्स को जो कि रिफाइंड है अगर रशियन क्रूड से, जनवरी 21, 2026 से। इसी से पहले यूरोप जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को स्टॉक पाइल कर रहा है, खासकर डीजल को, अहेड ऑफ द बैन। इंडिया इसमें एक मेजर स्विंग सप्लायर बन गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूरोप के लिए। तो इंडिया की पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है वो एक की ड्राइवर है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की, ग्लोबल ट्रेड प्रेजेंस की। एक्सपोर्ट्स जो यूरोप को जाते हैं वो इंडिया की पोजीशन को भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं एज ए रिलायबल ग्लोबल एनर्जी सप्लायर। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स टू यूरोप जो है वो $18.4 बिलियन रहे हैं, अगर हम अप्रैल से जनवरी 2024 का आंकड़ा देखें तो। बिटवीन 2018-19 एंड 2023-24 पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स जो यूरोप को हुए वो 2,53,000% बढ़ गए वॉल्यूम में और 250% इन वैल्यू। अभी भी लेकिन जो सऊदी अरेबिया, रशिया और कनाडा जो है वो टॉप ग्लोबल पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स हैं। यूरोप की जो एनर्जी डिमांड है वो स्टडीली बढ़ रही है और इंडिया की एडवांस रिफाइनिंग कैपेसिटी जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों को देती है। और अगर हम देखें तो इंडिया का जो डीजल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप है 260,000 बैरल्स पर डे है,
अगस्त 2025 में, जो कि 63% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जुलाई। तो जितना भी इंडिया का डीजल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप हो रहा है वो सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज से हो रहा है, ठीक है। तो ईयू जो है वो स्टॉक पाइलिंग कर रहा है हेड ऑफ द 2026 सैंक्शंस। वेस्ट एशिया रिफाइनरी जो है वो जो मेंटेनेंस है वो होने वाली है, इसकी वजह से जो है सप्लाईज टू यूरोप भी कम हो जाएगी। इंडिया की जो रोल है एज अ स्विंग सप्लायर वो और ज़्यादा जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ कह रही हैं कि इंडिया तो प्रॉफिटेयर कर रहा है रिफाइन करके डिस्काउंटेड रशियन क्रूड को और उसको एक्सपोर्ट करके यूरोप को, लेकिन इंडिया ने कहा है ठीक है अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इंपोर्ट करना बंद कर दो, आप क्यों इंपोर्ट कर रहे हो। और इंपोर्ट ऑफ रशियन क्रूड जो है वो कोई इलीगल नहीं है, इस टाइम पर लीगल ही है वो, और विद इन ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स पर है। तो ईयू ने ऑलरेडी बैन कर दिया है डायरेक्ट इंपोर्ट्स ऑफ रशियन इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फरवरी 2023 में, और अब वो 2026 में जो बैन है वो उन फ्यूल्स पर भी एक्सटेंड कर देगा जो रशियन क्रूड से बने, चाहे वो किसी भी थर्ड कंट्री में बने हों, प्रोसेस हुए हों। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं? रिफाइनर्स क्या करते हैं, मिक्स क्रूड बास्केट्स को फॉलो करते हैं, 60-70% रशियन हो सकता है उसमें और नॉन रशियन ऑयल हो सकता है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि ये रशियन ऑयल है कि नॉन रशियन क्रूड ऑयल है। तो इम्पैक्ट जो है वो ट्रांजिटरी ही रहेगा। इंडिया जो है वो बाकी की मार्केट्स में एक्सपोर्ट्स को डाइवर्ट कर सकता है और ग्लोबल फ्यूल फ्लोज जो है वो एडजस्ट कर लेंगे इससे ऑलरेडी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिशन मौसम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो 4 एडिशनल रडार्स अंडर मिशन मौसम जो है वो इंस्टॉल करने वाला है जम्मू कश्मीर में। तो इसको मिशन मौसम को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने 2024 में लॉन्च किया था। IMD, NCM, RWF और IITM का ये इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट है वेदर को और क्लाइमेट सर्विसेज को इम्प्रूव करने का। इससे इंडिया की कैपेबिलिटी वेदर फॉरकास्टिंग में इन्हांस हो रही है। हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी डेवलप हो रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क्स विद एडवांस्ड रडार्स, सैटेलाइट्स और ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस जो है वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं। तो एक्शनेबल एडवाइजरीज फॉर एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी, हेल्थ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर्स जो है वो ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। टॉपिक एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है वो सिर्फ 6.1% अपने वास्ट रीन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को ही टैप कर पा रहा है। तो ये है क्या? इकीमॉड एक इंटर नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर है जो हिंदू कुश हिमालयाज़ के लोगों के बिहाफ पर काम करता है। 1983 में बनाया गया था। शेयर करता है नॉलेज को जो कि रीजनल पॉलिसी और एक्शन को ड्राइव करते हैं ताकि ग्रीनर, मोर इंक्लूसिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट हो सके। ये इस रीजन को सर्व करता है थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, ब्रिज करता है ये साइंस विद पॉलिसीज एंड ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिसेस। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। हिंदू कुश हिमालयाज़ क्या हैं? 3500 किलोमीटर एक्सटेंड होते हैं ये ओवर 8 कंट्रीज़, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, इंडिया, नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान। इसको हम थर्ड पोल भी कहते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया ऑफ परमानेंट आइस कवर है ये आउटसाइड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, और ये सोर्स है 10 एशियन लार्ज रिवर सिस्टम्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली सिंगापुर का सपोर्ट सिक्योर कर लिया है पेट्रोलिंग करने के लिए मलक्का स्ट्रेट में। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्या है? अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है। ये रन करता है बिटवीन इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा, मलेशिया एंड एक्सट्रीम साउथ सदर्न थाईलैंड टू द ईस्ट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का का नाम मलक्का सल्तनत से पड़ा है जो कि इस आर्किपेलागो को गवर्न करती थी 1400 से लेके अंटिल 1511। तो ये इंडियन और पैसिफिक ओशंस को भी लिंक करता है। सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं मलक्का स्ट्रेट की। रफली 60% इंडिया का सी बॉर्न ट्रेड और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स LNG इंपोर्ट्स जो है वो इस मलक्का स्ट्रेट के थ्रू पास होते हैं। अब मलक्का स्ट्रेट्स पेट्रोल्स क्या हैं? इसको लॉन्च किया था 2004 में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ने पायरेसी, टेररिज्म और ट्रैफिकिंग को कर्ब करने के लिए। बाद में थाईलैंड ने भी इसको ज्वाइन कर लिया।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे की स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2023 रिवील कर रही है कि सीनियर्स जो है वो 9.7% ऑफ द पॉपुलेशन हो चुके हैं। तो ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो है वो कैरी आउट की गई है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स का ये डेटा देती है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 हो चुका है इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 2 ईयर्स, कम हुआ है। 7% जो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 60 या अबव हो चुकी है। सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो कंट्री में 917 है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेम नेटवर्क। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क को ज्वाइन किया है एआई इन हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ये एक जिनीवा बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ हेल्थ रेगुलेटर्स है, जो कि सेफ और इफेक्टिव यूज़ ऑफ एआई इन हेल्थ केयर चाहते हैं। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, सेफ्टी इंप्रूव करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। तो इंडिया के बिहाफ पर आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन डिजिटल हेल्थ एंड डेटा साइंसेस और इंडिया एआई जो है वो हेल्थ एआई के साथ वर्क करने वाले हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माय भारत। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने कहा है कि माय भारत आपदा मित्र जो है वो उनको मोबिलाइज किया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशंस देने के लिए फ्लड अफेक्टेड एरियाज ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में। तो ये माय भारत क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ने इसको सेटअप किया है और ये इक्विटेबल एक्सेस देती है अपॉर्चुनिटीज़ का यूथ को, ताकि वो अपने एस्पिरेशंस को बिल्ड कर सके। ठीक है, तो 15 से 29 ईयर्स के जो यूथ है उनको सिलेक्ट किया जाता है इसमें। उनको फिर वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, नेटवर्क्स, इनवैल्यूएबल इंडस्ट्री कनेक्शंस। अब माय भारत आपदा मित्र क्या है? ये ट्रेन किए जाते हैं एनडीएमए द्वारा अंडर आपदा मित्र प्रोग्राम। इनको स्ट्रक्चर्ड एनडीएमए सर्टिफाइड डिजास्टर रिस्पांस ट्रेनिंग दी जाती है यंग वॉलंटियर्स को। ये स्किल्ड होते हैं सर्च एंड रेस्क्यू में, फर्स्ट एड में, क्राउड मैनेजमेंट में, इमरजेंसी कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कपास किसान ऐप। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स ने एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कपास किसान ऐप, जिसको कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। ये सीमलेस प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन करेगी फ्रॉम फार्मर्स। फार्मर्स को एम्पावर किया जा रहा है विद सेल्फ रजिस्ट्रेशन। फैसिलिटी ऑफ पेमेंट ट्रैकिंग बाय फार्मर्स भी ये प्रोवाइड करेगी। फार्मर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो सिक्योर रजिस्टर करें अपने आप को फॉर सेलिंग कॉटन अंडर एमएसपी। तो ये प्रोटेक्ट करेगा कॉटन फार्मर्स को अगेंस्ट एनी डिस्ट्रेस सेल्स और प्रोक्योरमेंट सेंटर्स का भी टाइम बचाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ब्लड मून। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी जस्ट रिसेंटली मिलियंस ऑफ पीपल ने अक्रॉस एशिया एंड यूरोप टोटल लूनर एक्लिप्स को विटनेस किया है, जिसमें कि मून जो है वो ब्लड रेड टर्न हो गया था। तो ब्लड मून क्यों होता है, क्या होता है? ये ड्रामेटिक रेड ग्लो होता है मून का ड्यूरिंग अ टोटल लूनर एक्लिप्स। ब्लड मून होता है जब अर्थ डायरेक्टली आ जाती है सन और मून के बीच में। इससे रेले स्कैटरिंग होती है, जिससे की वजह से मून जो है वो आपको रेड दिखता है इंस्टेड ऑफ डार्क। तो ये होता क्यों है? जब शॉर्टर वेवलेंथ लाइट जो है वो स्कैटर्ड होती है और लॉन्गर वेवलेंथ रेड लाइट जो है वो पास हो जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर से, तो उसकी वजह से जो है मून जो है वो रेड दिखता है। जब मून जो है विद इन द अम्ब्रा होता है तो ये रेड ऑरेंज कलर में दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लेमिंगो मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन ने रिसेंटली एक न्यू क्रूज मिसाइल अनवील किया है फ्लेमिंगो नाम का। तो ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। यूक्रेन की फायर पॉइंट डिफेंस कंपनी ने इसको डेवलप किया है। 3000 किलोमीटर रेंज है, इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड है। स्पीड इसकी 900 किलोमीटर पर आवर तक आ सकती है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स से रेजिस्टेंट भी है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Punjab's recurrent flood crisis. This topic is important for your governance section. Punjab is witnessing one of the worst floods, with all 23 districts declared flood hit. Gurdaspur is the worst hit district. So you know that Punjab is nourished by three perennial rivers, Ravi, Beas and Satluj, along with seasonal Ghaggar. Okay, these rivers deposit fertile alluvium, which makes Punjab one of the most productive agricultural regions globally. So Punjab contributes nearly 20% of the nation's wheat and 12% of its rice. So the same rivers which sustain agriculture in Punjab also bring devastation during the monsoon. Rainfall in Punjab and upstream catchment areas of Himachal Pradesh and Jammu Kashmir causes rivers to swell. So
Earthen embankments offer protection. They are often overwhelmed by heavy inflows. Punjab has witnessed major floods repeatedly. Beas has overflowed this time in August. Ravi also swelled dangerously. Incessant rainfall across Punjab also worsened the crisis. So, according to IMD, Punjab, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir all received over 45% excess rainfall this year, far above seasonal norms. So, every time Punjab faces floods, attention turns to three major dams: Bhakra Dam, Pong Dam, and Thain Dam. Bhakra is on Satluj, Pong Dam is on Byas, and the Thain or Ranjit Sagar Dam is on Ravi, which is of course maintained by Punjab itself. So when heavy rainfall fills the reservoirs beyond safe levels, dam operators must release water to avoid overtopping. BBMB follows a rule curve which guides how much water should be stored or released. However, extreme rainfall events often force sudden releases. This year, inflows into the Pong Dam were about 20% higher than 2023. Bhakra Dam also saw very high inflows. Apart from that, Punjab has some concerns with BBMB because it says that BBMB prioritizes only power generation and irrigation and not flood management. Sudden water releases then therefore worsen flooding downstream. So Punjab is saying that it is a central controlled body, so their mandate is just irrigation and power, and it has little say in the board's decisions. But experts are saying that the poor dam management, delayed warnings, weak infrastructure has worsened Punjab's floods this year. The collapse of two Madhopur barrage gates after sudden water release from the Thain Dam uh, clearly shows lack of coordination between Punjab's own irrigation department. Environmentalists have noted that reservoirs in Ranjit Sagar, Pong, and Bhakra were kept too full and then emptied abruptly. Illegal mining has also added to this crisis. Okay. So the next topic is India-Europe energy dynamics. This topic is important for economy section. So European Union is planning to ban imports of fuels refined from Russian crude starting from 2026. Therefore, Europe is stockpiling the petroleum products. In this case, India has become a major swing supplier of petroleum products to Europe. So India's petroleum product industry is a key driver of foreign exchange earnings and global trade presence. Exports to Europe have strengthened India's position as a reliable global energy supplier. Petroleum exports to Europe in April to January 2024 were valued at $18.4 billion. Between 2018 and 19 and 2023-24, petroleum exports to Europe surged by over 2 lakh 53,000% in volume and nearly 250% in value. So top global petroleum exporters include Saudi Arabia, Russia, and Canada. Europe's energy demand and India's advanced refining capacity provide mutual benefits. So all of India's diesel exports to Europe are mostly from Reliance Industries. So EU is therefore stockpiling ahead of the 2026 sanctions. Apart from that, there will be maintenance shutdown of refinery in Netherlands from 2026. West Asia refinery maintenance is also expected in late 2025. India's role as a swing supplier of middle distillates has emerged now. So, US and Western countries allege that India is profiteering from refined discounted Russian crude and exporting products to Europe. So, therefore, India has rejected these allegations, saying that import of Russian crude is illegal, and countries who are objecting they always have the option to stop importing from India. Why they are importing them? So export of refined fuels is also within the global trade norms. So EU has already banned direct imports of Russian petroleum products, but from 2026 it will also ban the products even if they are processed from third countries. But of course there will be problems in implementation of this ban because refiners process the mixed crude baskets. How will you identify if this is Russian oil or not? So impact will be transitory for on India. India will divert the exports to other markets. Okay. So the next topic is Mission Mausam. This topic is important for your science and tech section and also your governance section. So IMD is planning to install 4 additional radars under Mission Mausam to Jammu Kashmir, and this Mission Mausam was launched by Ministry of Earth Sciences in 2024. It is implemented by IMD, NCMRWF, and IITM to improve weather and climate services. It also aims to enhance India's capability in weather forecasting.
develop high-resolution models for improved accuracy, strengthen observational networks with advanced radars, satellites, and automated weather stations, and also provide actionable advisories for agriculture, water resources, energy, health, and disaster management sectors. So the next topic is International Center for Integrated Mountain Development. This topic is important for your governance and science and tech section. International Center for Integrated Mountain Development, in its report, has said that Hindu Kush Himalayas region is tapping just 6.51% of its vast renewable energy potential. So this IKIMOD is basically an intergovernmental knowledge and learning center working on behalf of the people of Hindu Kush Himalayas. The aim is to build and share knowledge that drives regional policy and action so as to transition to greener, more inclusive, and climate resilient development. It serves the region through information and knowledge generation. It bridges science with policies and on the ground practices. Its headquarters is located in Kathmandu. Okay, so what is Hindu Kush Himalayas? It extends over 3,500 kilometers over 8 countries. It is considered the third pole. It forms the largest area of permanent ice covered outside of the north and south poles. It is the source of 10 large Asian river systems. So the next topic is Strait of Malacca. This topic is important for your international relations. So India has secured Singapore's support in patrolling the Malacca Strait, which connects the Andaman Sea with the South China Sea. It runs between Indonesian island of Sumatra and Malaysia and extreme southern Thailand to the east. The Strait of Malacca's name was derived from the Malacca Sultanate, which governed this archipelago from 1400 until 1511. It links the Indian and Pacific Oceans. So Singapore, Malaysia, and Indonesia control the joint patrolling of Malacca Strait. Roughly 60% of India's seaborne trade and almost all of its LNG imports pass through the Malacca Strait. So what is Malacca Straits Patrol? It was launched in 2004 by Indonesia, Malaysia, and Singapore to curb piracy, terrorism, and trafficking in one of the world's busiest lanes. Thailand joined later. Okay. So the next topic is Sample Registration Survey Statistical Report. This topic is important for your governance section. Sample Registration System Statistical Report has revealed that seniors make up 9.7% of the population. So Sample Registration Survey Statistical Report is carried out by the Office of Registrar General and Census Commissioner of India. It provides the fertility and mortality indicators. So India's total fertility rate has fallen for the first time in 2 years to 1.9 in 2023. 7% of India's people are now aged 60 or above. India's sex ratio at birth is at about 917 now. Okay. So the next topic is Health AI Global Regulatory Network. This topic is important for your science and tech section. India has joined the Health AI Global Regulatory Network to strengthen oversight of AI in healthcare. So it's a Geneva-based independent non-profit organization which promotes equitable access to AI-powered health innovations. So it's a global network of health regulators dedicated to the safe and effective use of AI in healthcare. It aims to build trust, improve safety, and accelerate responsible innovation through shared learning. So from India, ICMR, National Institute for Research in Digital Health and Data Science, and India AI will work with Health AI. So the next topic is My Bharat. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Sports and Youth Affairs has stated that My Bharat Aapda Mitras will be mobilized to provide rescue operations in the flood affected areas of Punjab and Himachal Pradesh. So My Bharat is an autonomous body which has been set up by Department of Youth Affairs to provide equitable access to opportunities for youth to actualize their aspirations. So they are selected between 15 to 29 years. They are offered a wealth of resources, mentorship programs, experiential learning opportunities, networks, and invaluable industry connections. So who are My Bharat Aapda Mitras? They are trained by NDMA under the Aapda Mitra program. They are offered structured NDMA certified disaster response courses to these young volunteers. They are equipped with skills in search and rescue, first aid, crowd management, and emergency coordination. Okay. So
So the next topic is Kapas Kisan app. This topic is important for economy section. So Union Minister of Textiles has recently launched a new mobile application Kapas Kisan app, which has been developed by the Cotton Corporation of India. So it facilitates seamless procurement of cotton from farmers. It empowers farmers with self-registration. It provides facility of payment tracking by farmers. It also allows farmers to securely register themselves for selling cotton under MSP. So it protects cotton farmers from against any distressed sales. It also saves time at procurement centers. So the next topic is blood moon. This topic is important for your science and tech section. So millions of people across Asia and Europe have witnessed the total lunar eclipse in which the moon turned blood red. So blood moon is the dramatic red glow of the moon during a total lunar eclipse. The blood moon occurs when the Earth comes directly between sun and the moon. The process called Rayleigh scattering causes the moon to appear red instead of dark. Why it happens? It happens because the shorter wavelength light, that is blue light, is scattered, while the longer wavelength red light passes through the Earth's atmosphere, making the moon appear red. When the moon is within the umbra, it appears red orange. Okay. So the next topic is Flamingo missile. This topic is important for your security section. Ukraine has recently unveiled a new cruise missile named Flamingo. So it is a long-range cruise missile. It was developed by Ukraine's Firepoint Defense Company. It has a range of 3,000 kilometers. Flamingo is therefore the first indigenously produced heavy missile system in Ukraine's arsenal. It employs a turbofan engine. It has a speed of up to 900 kilometers per hour and navigation based on an inertial system and GPS. It is also designed to be resistant to electronic warfare systems. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.